टॉपिक है इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो ई कोलाई किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मैंने ई कोलाई बोल दिया, ई कोलाई इसका शॉर्ट फॉर्म है। ज़्यादातर इसको ई कोलाई पढ़ा जाता है। इस्चेरिचिया कोलाई को ज़्यादातर ई कोलाई पढ़ा जाता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ई कोलाई किसी डिफिनीशन का मोहताज नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जानने वाली, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैक्टीरिया है। तो आपको स्क्रीन में वाज़ेह नज़र आ रहा है इसका शेप, माइक्रोस्कोपिक शेप है इसका, जिसमें आप पूरा क्लियर इसको देख सकते हो कि ये किस टाइप की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस तरह का शेप है इसका। तो मैं सबसे पहले इसकी आपको डिस्कवरी बता देता हूँ। इस्चेरिचिया कोलाई को 1885 में डिस्कवर किया गया। एक जर्मन था जिसका नाम था डॉक्टर ट्यूडर इस्चेरिच। डॉक्टर ट्यूडर इस्चेरिच के नाम पर इसका नाम रखा गया, इस्चेरिचिया कोलाई। इस तरह हम देखते हैं कि नाम या स्पीशी के साथ मुंसलिक होता है, या उस जगह के नाम के साथ, या साइंटिस्ट के नाम के साथ मुंसलिक होता है। इसी तरह से इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई का नाम उसके साइंटिस्ट के साथ मैच कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन बैक्टीरिया है, सबसे हर जगह हम इसको पढ़ते रहते हैं। बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है। इसकी असल वजह क्या है, इसकी असल वजह हमको बता देंगे। इसकी असल वजह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये बहुत वसी प्रॉपर्टीज़ रखती है, बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया, हर जगह यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि तकरीबन हम इसको प्रैक्टिकल में इसका जिक्र करते रहते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब हम ग्राम स्टेनिंग की करते हैं तो ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन को बरकरार नहीं रख पाता, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस तरह ये आपको पता चल गया होगा कि रॉड शेप है, रॉड शेप बैक्टीरिया है। ये आपने देख लिया इसका शेप। और ये एरोबिक है, ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक है। ग्राम नेगेटिव के साथ साथ ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक है। अब यहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि फैकल्टेटिव एनएरोबिक क्या होता है। फैकल्टेटिव एनएरोबिक का मतलब है कि ये दोनों सलाहियतें रखती है, डबल सलाहियतें रखती है। एक तो ये ऑक्सीजन में रह सकती है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में रह सकती है, और ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। मतलब इसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन है तब भी ये रह सकती है, ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये अपने आप को सर्वाइव कर रही है। ये अब आप कैरेक्टरिस्टिक पे गौर करते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से ये क्यों इसको एक अलग हैसियत हासिल है, क्यों इतना आम है। अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक को मैं जो एक एक बता रहा हूँ, इस पर आप गौर कर लीजिएगा तो ये आपको खुद ब खुद ये इस नतीजे पे पहुँच जाओगे तो वाकई ई कोलाई एक डिफरेंट बैक्टीरिया है, एक मोस्ट फेमस बैक्टीरिया है माइक्रोबायोलॉजी में। इसके साथ एक कोलीबैक्टीरियम ऑफ द जीनस इस्चेरिचिया कोलाई that is commonly found in the lower intestine of warm-blooded organism। ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में, और सबसे कॉमन बात है ये हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, गट जिसको हम कहते हैं, गट में ये मौजूद होता है। और ये सबसे जो मेन काम है इसका, मैं आपको बता दूं, मेन काम इसका जो गट में हमारे इंटेस्टाइन में करता है वो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सबसे इससे भी मेन काम जो है ये लैक्टोज फर्मेंट करता है। लैक्टोज, इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया सल्मोनेला वगैरह जो लैक्टोज फर्मेंट नहीं कर सकते, कुछ बैक्टीरिया है इस तरह, लेकिन बहुत खास बैक्टीरिया, उसमें ई कोलाई शामिल है। ई कोलाई लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया है। बहुत कम बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में जो लैक्टोज फर्मेंट करते हैं। बाद बुक्स में ऐसा भी मिला है कि सिर्फ ही ई कोलाई है जो लैक्टोज फर्मेंट करता है लैक्टोपिराम की वजह से, बाकी कोई भी बैक्टीरिया एंटेरोबैक्टर नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा मौजूद है कि नहीं, सिर्फ ई कोलाई ही नहीं बल्कि और भी कुछ एंटेरोबैक्टर्स है जो इसको लैक्टोज फर्मेंट कर सकते हैं। चलते आगे, इस्चेरिचिया कोलाई के और क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज मौजूद है। ये इसके आपको शेप में एक बार फिर दिखाऊँ। शेप में आप देख लें, इसके पीछे एक दुम सी लगी हुई है।
तुम में आपको वाजह हो जाएगा कि ये क्या है। ये है प्रीटिशियस फ्लैजेला। फ्लैजेला इसके स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोटाइल है, मोटाइल बैक्टीरिया है, मूवमेंट इजीली कर सकती है। इसके अलावा ये इसका जो बहुत ही अहम प्रॉपर्टीज एक ये भी है कि नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, मतलब हमारे लिए ये बहुत बेनिफिट है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग का मतलब ये हुआ कि ये स्पोर फॉर्म नहीं कर सकती और ये नॉन पैथोजेनिक है। तो ये पैथोजेनिक बहुत ही कम देखने में आता है, मतलब 100% में आप 20-30% या इससे भी कम इसको कह सकते हैं कि नॉन पैथोजेनिक इसको कहा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये हर जगह मौजूद होता है, हमारे नॉर्मल फ्लोरा में मौजूद होता है, हवा में मौजूद होता है। एक इसका और बहुत ख़ास बात यह है कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना ग्रोथ कर सकता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इजीली रहता है। इसके अलावा वेल ग्रोथ इसका है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके अलावा है ये रूम टेम्परेचर पर भी ये इजीली रह सकती है, रूम टेम्परेचर पर भी ये एडजस्ट कर सकती है, जिसकी ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये इसकी खास होने की वजह है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया उन सबसे ये ज़्यादा अहमियत के हासिल है जिसकी वजह से। इसके अलावा अगर इसकी हम टॉक्सिन की बात करें तो ये इकोलाई की शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है, मतलब बाद पॉइजनस फूड की वजह से, जो आपको आगे हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट तलहा बता देगा अपने टॉपिक्स में। तो मैं आपको शॉर्ट करता हूँ कि ये शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इसको हम रिच मीडियम प्रोवाइड कर दें, रिच मीडियम अगर इसको प्रोवाइड किया जाए तो ये हर 20 मिनट में अपने आप को डबल कर सकता है, हर 20 मिनट में ये डबल होगा अगर रिच मीडियम इनको प्रोवाइड किया जाए। ये भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो तकरीबन इसका इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, और भी इसका इंट्रोडक्शन बहुत वसी है, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने डिफरेंट बुक से, डिफरेंट गूगल के PDF से मैंने इसको इकट्ठा किया, और डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोस में मैंने इसके लिए देख ली थी। तो मुझे तकरीबन ये जो मेन कैरेक्टर्स है मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिए हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों को नहीं दूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आपको इसके पैथोजेनेसिस वगैरह बता देंगे। ओके, अल्लाह। पैथोजेनेसिस ऑफ इकोलाई। जैसा कि हम जानते हैं इकोलाई की बहुत सारी टाइप्स हार्मलेस होती हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करती हैं, बट सम स्ट्रेन कैन कॉज डायरिया इफ यू ईट कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक फूड वाटर। इसके अंदर एक स्पेशली बैड स्ट्रेन है जो कि O157H7 है, कैन मेक यू वेरी सिक by producing Shiga toxin which cause bloody diarrhea। इसके अलावा एक और स्ट्रेन जो कि O104H4 है, ये भी एक्ट करता है O157H7 की तरह, अगर ये एबिलिटी हो इसके पास शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की। इसकी वजह से जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं O157H7 जो इकोलाई का स्ट्रेन है, जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसकी वजह से जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं वो है फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया और हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये कैसे होता है? शिगा टॉक्सिक की वजह से होता है। शिगा टॉक्सिक ऑन टारगेट सेल पे जाके काम करता है, जो कि इसका मोड ऑफ एक्शन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है शिगा टॉक्सिन? क्या है शिगा टॉक्सिन? कंसिस्ट होता है 2 सब यूनिट, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। इसके अंदर ए सब यूनिट नॉन कोवेलेंटली बाइंड होती है 5 आइडेंटिकल पेंटामर ऑफ बी सब यूनिट से। बी सब यूनिट मदद करता है ए सब यूनिट को इंटर होने में सेल के अंदर। बी सब यूनिट बाइंड होता है एक रिसेप्टर से जो कि एंडोथेलियल सेल पे पाया जाता है, जो कि ग्लोबोट्राइएथाइल सेरामाइड है। उसके बाद ये अलाउ करता है ए पार्ट को टू इंटर द सेल। वहां से जो ए टॉक्सिन है वो ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस सब यूनिट इज एन ग्लाइकोसाइडेज which will act on 20S portion of messenger RNA and also on the ribosomal subunit, inhibiting
प्रोटीन सिंथेसिस एंड कॉजिंग सेल एपोप्टोसिस। ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को और सेल डैमेज करता है। इंटेस्टिनल वॉल पे जहाँ पे जो कि इसका टारगेट सेल है वहाँ पे ये इंटेस्टिनल वॉल को डैमेज करता है और ब्लडी डायरिया कॉज करता है। इसके अलावा ये एक और टॉक्सिन होता है इसके पास जो कि एंटेरोहेमोलाइसिन है, जो कि कंसिस्ट होता है ऑफ अ जीन लोकेटेड इन प्लाज्मिड PO157 रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। जब रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है तो इसके ऊपर से जो डैमेज होता है रेड ब्लड सेल तो आयरन रिलीज होता है और आयरन इसको चाहिए होता है। ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है जो कि डेट इनहांस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया। इसकी मल्टीप्लिकेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन, जो कि ये रेड ब्लड सेल से हासिल करता है, जिसकी वजह से जो कैपिलरी की ल्यूमन होती है वो नैरो होती है और लेस ब्लड सप्लाई होती है टू द ग्लोमेरुलाई, लीड टू इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होता है, जिसको हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। The infectious dose of Shiga toxin producing E. coli is considered low, and it is estimated that less than 100 cells are required to develop pathogenesis. Less than 100 cells are required होते हैं इसकी पैथोजेनेसिस डेवलप करने में, और सिम्टम्स अपेयर होते हैं आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 to 4 days के शॉर्ट पीरियड के बाद इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जाहिर होना शुरू होते हैं, जिसके अंदर ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन है। बार बार चेहरे को हाथ लगाना, ये सब चीज़ें भी जो हैं इस बीमारी के होने की वजह बनती हैं। एक और वजह ये है कि एनिमल्स जो कि घरों में लोग पालते हैं, वो एनिमल्स भी जो हैं वो किसी हद तक इसके रेजरवायर हैं और इसको जो है वो दूसरों तक ट्रांसफ़र करते हैं, जो ह्यूमंस तक ट्रांसफ़र करते हैं, वो इस डिजीज़ का शिकार होते हैं। ऐसे तमाम कटिंग बोर्ड्स जो कि किसी भी किस्म की वेजिटेबल्स, मीट को काटने या उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है तो वो कंटामिनेशन इन फूड इन वेजिटेबल्स इन मीट का हिस्सा भी बन सकती है, और वही जो है वो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी जा सकती हैं। कुछ सिम्टम्स हैं जो कि देखे जा सकते हैं। इस E. coli के हमारे से कांटेक्ट आने के 2 से 5 दिन बाद हमें कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिसमें एब्डोमिनल क्रैम्पिंग्स है, डायरिया है जो कि किसी सिचुएशन में ब्लडी भी हो सकता है, नोज़िया है, कांस्टेंट फटीग है, और कभी कभार हल्का बुखार भी देखने को मिलता है। हेल्थी पीपल अगर E. coli आउटब्रेक का शिकार होगा या E. coli डिजीज़ का शिकार होगा तो विद इन अ वीक जो है वो रिकवर कर लेगा, लेकिन चिल्ड्रंस और ओल्डर पीपल्स की बात करें तो वो जो है वो इस डिज़ीज़ उनमें जो है वो ये डिज़ीज़ कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी जा सकती है, जिसमें एक HUS सीवियर कॉम्प्लिकेशन HUS यानी हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, जो कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम को, और किडनी फेलियर यहाँ हो सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। My name is Irfanullah and I am continue the main topic about E. coli infection, but my topic is pathogenesis of E. coli. Before this topic I am continues the pathogenesis of E. coli. तो इससे पहले मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूँ और उसकी कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, ताकि यहाँ पर जो है ना आप सबको जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कंसेप्ट में जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए हुए, ये डायग्राम बनाए हुए हैं पैथोजेनेसिस ऑफ E. coli, और मोस्टली ये पैथोजेनेसिस जो होता है ना एंटेरोपैथोजेनिक E. coli की जो है ना डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जो कि बाद में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। सोन की हमें पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ E. coli, पैथोजेनिक E. coli which mostly can infection in the human body,
For example, enterotoxigenic E. coli, enteropathogenic E. coli, enterohemorrhagic E. coli, and enteroinvasive E. coli. So let me start the first one, enterotoxigenic E. coli. It is also known as traveler diarrhea. This disease is transmitted through contaminated water, and they reach to the intestine, and they release endotoxin, for example, heat labile toxin, and this toxin bind to the receptor which is present in the endothelial cell, and they convert it inside the cell. द एलिवेशन ऑफ साइक्लिक AMP, जो कि बाद में मैं आपको जो ना डिटेल से बताऊंगा डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में। और इस एंडोथेलियल सेल से जो ना वाटर की लॉस होगी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की लॉस होगी। फिर इसके बाद एंटेरोपैथोजेनिक E. coli है, जो कि मोस्टली वाटरी डायरिया काज कर रही होती है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। और ये भी मोस्टली ये इन्फेक्शन जो होता है ना पीडियाट्रिक एज में होते हैं, जो कि बच्चों की में ये डिजीज़ ज़्यादातर होता है। इसके अलावा एंटेरोहेमर्जिक की बात की जाएगी तो ये एंडोटॉक्सिन लाइपोपोलिसैकेराइड को सीक्रेट कर देता है। और इसके साथ साथ जो है ना इसकी थोड़ा सा सीरियस कंडीशन ये होता है कि इसकी जो डायरिया में होता है ना ब्लड्स भी आता है। और एक अनदर सीरियस कंडीशन होता है, इसको कहते हैं ना हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, जो होता है इस शीगा टॉक्सिन, जो कि मोस्ट पावरफुल टॉक्सिन है। इस टॉक्सिन की प्रोडक्शन की वजह से ये जब ब्लड में सीक्रेट कर देता है तो ये टॉक्सिन जो है ना मोस्टली किडनी को डैमेज कर देता है। और इस किडनी इन्फेक्शन को हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहा जाता है। ट्रांसमिटेड टू अंदर कुक मीट, और ये किसकी वजह से ट्रांसमिट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एंटर जाता है कंटामिनेटेड जितनी भी फूड्स होते हैं, मोस्टली जो मीट है ना इसके ज़रिए। दूसरा होते हैं एंटीरो इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि ये जो है ना ब्लड्स जो हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं इसको इसमें नेक्रोसिस कर देता है। तो इसमें नेक्रोसिस की वजह से ज़ाहिरी बात है ना कि ब्लड में जो है ना डायरिया मौजूद प्रेजेंट ही होगा। और यूजुअली नॉन पैथोजेनिक इन द गट, लेकिन ये बैक्टीरिया जो होता है ना एंटीरो इन्वेसिव E. coli जो होता है ये हमारे गट में जो होता है ना वो ये नॉन पैथोजेनिक है। लेकिन ये जब ये टॉक्सिन जब ब्लड में रिलीज़ कर देता है तो फिर जो है ना इन्फेक्शन काज कर देता है, जैसा कि सेलुलाइटिस हो गया और HUS जैसे पहले हमने बताया। इसके अलावा अगर अदर इन्फेक्शन की बात की जाएगी तो UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूनाइटल मेनिंजाइटिस, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, ये 3 और टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। अभी मैं आता हूँ पैथोजेनेसिस ऑफ E. coli। लेकिन ये जो डायग्राम मैंने शो किया था, ये जो बड़ा नज़र आता है ना ये एंडोथेलियल सेल है, मैंने लिखा है। और ये जो लेफ़्ट साइड वाले है ये होता है ना इंटेस्टाइन, मेन इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की गट है। तो यहाँ पर आपको जो बैक्टीरिया नज़र आता है तो इस बैक्टीरिया के अंदर चूँकि ये रॉड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की इर्द गिर्द जो होता है फिलाई मौजूद होता है। और ये इस पिलाई के ज़रिए जो एंडोथेलियल सेल्स की सरफेस पे एक रिसेप्टर मौजूद होता है विच इन्वॉल्व टू ट्रांसफ़र द केमिकल सिग्नल्स। और इस रिसेप्टर से ये जब बांड कर जाती है तो इस दौरान ये एक्सोटॉक्सिन को रिलीज़ कर देता है। और एक्सोटॉक्सिन में मोस्टली हमने जो बताया था पहले हीट लेबाइल टॉक्सिन है, हीट लेबाइल टॉक्सिन सीक्रेट कर देता है। तो इसके साथ साथ जो हम एंडोथेलियल सेल्स है, इंटेस्टाइनल सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन होता है, इसको जी प्रोटीन कहते हैं। ये दिस एंडोटॉक्सिन बाइंड टू द जी प्रोटीन एंड आल्सो इनसाइड द सेल ADP and ribose also bind to this G protein and they activate the another types of enzyme which is known as adenylate cyclase. Or the main function of adenylate cyclase to convert ATP into cyclic AMP. When the large amount of ATP is converted into cyclic AMP, they activate another enzyme which is known as this kinase enzyme. और काइनेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? काइनेज एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन की इंटेस्टाइनल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन चैनल होते हैं जिसमें जो है ना चूँकि ये मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं कि इसमें मोस्टली जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है या गैसेस की एक्सचेंज तो ऐसे हो सकते हैं या वाटर्स की एक्सचेंज जो बड़े आयन होते हैं इसके लिए कुछ ख़ास चैनल्स लगे हुए होते हैं। और इससे ये क्या कर देते हैं काइनेज एंजाइम की ये एडिशन कर देता है फास्फेट की।
फास्फेट की एडिशन करता है और इसको कहते हैं आयनल चैनल फास्फोराइलेशन। आयनल चैनल फास्फोराइलेशन को काज कर देता है और ये जब फास्फेट इससे बांध कर जाते हैं तो ये इजलार ड्यूरेशन के लिए ये जो आयन की जो चैनल होता है ये ओपन कर जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और ज़्यादा अमाउंट में क्लोराइड आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया एट्सेट्रा, ये सेल से बाहर जाता है गट की तरफ। ये जब सेल से बाहर आ जाता है तो बाहर गट की जो कंडीशन होता है वो हाइपोटोनिक बन जाता है। अंदर हाइपोटोनिक, बाहर जो है ना गट हाइपोटोनिक। अंदर सेल जो होते हैं ना वो हाइपोटोनिक है और गट्स जो होता है ना इसमें पूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो इसमें वो हाइपोटोनिक्स हो जाता है। तो इस चुन के हमें पता है कि वाटर जो होता है ना वो हाइपोटोनिक की जगह से हाइपोटोनिक की तौर पर जो है ना मूव कर चली जाती है। तो इस मूवमेंट के दौरान ये जो होता है ना सेल मेम्ब्रेन से जो है ना ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मकदार में जो है ना सेल से वाटर जो है ना बाहर आना शुरू हो जाते हैं टूवर्ड द गट्स। और ज़्यादा अमाउंट में जब वाटर गट्स की तरफ आ जाता है, गट्स में आ जाता है तो यहाँ पर इस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। लेकिन इस दौरान ये बैक्टीरिया जब बांध कर जाते हैं तो ये कोई इन्फेक्शन को काज नहीं करेगा, मतलब कोई लाइसिस ऑफ द एंडोथेलियल सेल वगैरह कुछ भी नहीं कर देता है। ठीक है, वो एक्सोटॉक्सिन से रिलीज़ कर देता है एंडोटॉक्सिन, फिर जो है ना जी प्रोटीन के साथ बांध हो जाते हैं। तो इस दौरान जब डायरिया होगी वो सिर्फ वाटरी डायरिया ही होगा। इसके अलावा जो चून के एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई के अनदर टाइप्स ऑफ टॉक्सिन को भी एक्सोटॉक्सिन को भी रिलीज़ कर देता है। इसको कहते हैं हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन। लेकिन इस टॉक्सिन और टॉक्सिन की मोड ऑफ एक्शन जो है ना सेम टू सेम होता है कि बांध कर जाते हैं रिसेप्टर से और फिर जो है ना ये एक्सोटॉक्सिन को रिलीज़ कर देते हैं, वो बांध कर जाते हैं जी प्रोटीन के साथ, फिर अंदर से एडीपी और राइबोसोम बांध कर जाते हैं जी प्रोटीन के साथ और इस प्रोसेस को कहते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन। लेकिन फिर इस दौरान जो होता है इसमें जो है ना गवानाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो होता है ना एक्टिवेट हो जाता है और वो कन्वर्ट कर देता है CGMD को, और CGMD जो है ना फिर काइनेज और काइनेज के जरिए जो है ना ये प्रोसेस जो है ना पूरी की पूरी जो है ना सेम टू सेम होता है। तो दिस इज़ द ओवरव्यू अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई। इसके बाद मैं जा रहा हूँ इसके सिम्टम पे। तो अगर सिम्टम की बात की जाएगी तो मोस्टली जो होता है जो कॉमन सिम्टम होता है एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, डायरिया विच है वो ब्लडी। लेकिन ये मैंने पैथोजेनिक इकोलाई की बात की जाएगी, लेकिन इसकी इन्वेसिव इकोलाई और एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई इसकी अगर बात की जाएगी इसकी पैथोजेनेसिस तो इसमें जो है ना नेक्रोसिस होगी। लेकिन इस दौरान जो है ना कोई न्यूट्रोफिल और कोई भी इम्यून सेल जो है ना जो डायरिया के अंदर जो है ना इसमें रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है ना कोई लाइसिस नहीं होगी सेल्स की। लेकिन अगर इंटीरियो इन्वेसिव इकोलाई की बात की जाएगी तो वहाँ पर जो है ना इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना सेल्स की लाइसिस होगी, तो इस दौरान हमारी इम्यून सेल्स भी प्रोप होगी। लेकिन इस दौरान जो है ना लेकिन इस सारे अगर ओवरऑल की बात की जाएगी डायरिया की तो इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, डायरिया विच है वो ब्लडी नाजिया हो गया, मतलब जो होता है ना एबनॉर्मल वेसियाम कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, कंसर्चिन पिटेगो हो गया। समटाइम प्योर तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर प्योर है भी तो बहुत से माइल्ड कंडीशन में होते हैं। हेल्थी पीपल इन्फेक्टेड विद इकोलाई यूजुअली बेटर विद इन अ वीक। जो हेल्थी पीपल होते हैं जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वो मोस्टली जो है ना वीक के अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो फॉर एग्जांपल अगर किसकी इम्यून सिस्टम जो है ना वीक है तो फिर वो ये टॉक्सिन जो होता है ना ब्लड में एंटर हो सकते हैं और ब्लड में एक सीरियस डिजीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो गया जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात की जाएगी तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ट्रीटमेंट में हम जो है ना पेशेंट की सिम्टम और फिज़िकल चेंजिंग को टारगेट कर देते हैं
क्योंकि ये डायरिया चूँकि एक डायरिया डिजीज़ है, तो डायरिया में मोस्टली जो डिफिशिएंसी आती है हमारी बॉडी में और इलेक्ट्रोलाइट की, इसके बाद जो है ना वाटर की डिफिशिएंसी, हमारी बॉडी जो होता है ना वो डिहाइड्रेट हो जाता है। इसके अलावा जो इस वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की लॉस की वजह से मस्कुलर पेन भी होता है, नाज़िया हो या कभी कभार जो है ना वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों को टारगेट करने के लिए हम जो है ना ट्रीटमेंट जो है ना शुरू कर देते हैं। और ट्रीटमेंट में चूँकि बहुत से ज़्यादा एंटीबायोटिक भी होता है, लेकिन एंटीबायोटिक की अगर बात की जाएगी तो मोस्टली सेफ्ट्राक्सोन हो गया और सेफलोस्पिरिन हो गया, और इसके साथ साथ अच्छा सिप्रोक्सोन हो गया या सिपोटॉक्सिन हो गया या पेनिसिलिन पिपेरासिलिन, ये एक एंटीबायोटिक होते हैं जो कि इंजेक्शन फॉर्म में जो है ना अक्सर डॉक्टर दे देता है। और इसके साथ साथ जो है ना ये एक जो ड्रॉप होता है इसमें क्या होते हैं ना इसमें दे देता है, जो प्रोडक्ट्स कहा जाते हैं। और उसमें प्रोडक्ट्स में भी जो है ना 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, एक होते हैं DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन और दूसरा होते हैं नॉर्मल सलाइन। लेकिन इसमें अक्सर अगर के कोई पेशेंट को अगर डायबिटीज़ नहीं है, फिर जो ना डायबिटीज़ से पता लगाना चलता है कि अगर इस पेशेंट को कोई डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो DNS लगाते हैं। और DNS में ये एनीवन इंजेक्शन जो होता है ना, जो एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है, ये जो ना लगा दी जाती है। और इसके अलावा डेक्सामेथासोन हो गया, ये भी एक इन्फेक्शन के तौर पर जो है ना बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक है। इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक भी जो दी जाती है, एंटीबायोटिक में जो होते हैं पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, सिफलोस्पिरिन हो गया। इसके बाद अगर प्रिवेंशन की बात की जाएगी तो प्रिवेंशन तो सिंपल से बात ये है कि प्रिवेंशन के बारे में बहुत से हदीस भी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि अत्तहारतु शत्रुल ईमान, तहारत जो होते हैं ना वो आधे ईमान है। तो ये हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि हम जो भी खाने से पहले, खाने के बाद जो ना वाश को अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कोई फ्रूट वगैरह को ले लेते हैं तो इसको को खाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अगर कोई जो होता है ना, अगर डेयरी प्रोडक्ट है या अगर हम दूध यूज़ करते हैं तो दूध को यूज़ करने से पहले जो ना बहुत अच्छी तरह जो ना हीट अप करना है। क्योंकि जो है ना दूध में मोस्टली जो होता है ना कोक्ज़ेला बर्निटा है, जो कि मोस्टली क्योर को काज कर रहे होते हैं ना, वो तकरीबन 114 डिग्री पे भी वो बैक्टीरिया जो ना सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसको पास्चराइज मिल्क यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर मीट है, अगर हम कोई खाना पकाते हैं तो अगर मीट है तो वो अच्छी तरह जो है ना कुक कर देता है, क्योंकि अगर इसमें हो सकती है कि कोई बैक्टीरिया मौजूद हो और वो हमारे बॉडी में जो है ना एंटर ना हो जाए। इसके अलावा अगर हम कोई चीज़ को टच कर देता है या कुछ चीज़ से हाथ लगाता है या अक्सर घरों में जो है ना बच्चे होते हैं उसके साथ जो है ना मतलब कोई खेल करते हैं, तो इसके बाद जो है ना हमें चाहिए कि हम जो है ना वो हाथ को जो है ना अच्छी तरह धोएं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जाने के बाद जो ना हमें चाहिए कि हम साबुन से जो ना अच्छी तरह हाथ धोएं। इसी तरह हर चीज़ के बारे में हदीस में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में, और अगर हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो इंशाल्लाह हम इस डिजीज़ से बच हो सकते हैं। Now this is the shortcut about the pathogenesis, treatment and prevention of E. coli, and then I am starting